कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि जेल के बाहर कुछ लोग कैदियों का बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। उनमें औरतें, छोटे बच्चे, बूढ़े लोग और कुछ पुलिस वाले भी होते हैं। जब कैदी जेल से बाहर आते हैं तब वहां खड़ा एक पुलिस वाला उन कैदियों को उनके जाति के हिसाब से अलग करता है। जैसे कि जो निचली जाति वाला है उसे अलग खड़ा करता है और जो ऊंची जाति वाला है उसे छोड़ देता है। वहीं पर दूसरे पुलिस वाले भी होते हैं। वो लोग उस पुलिस वाले को कहते हैं, बहुत केस पेंडिंग है, हमें कुछ कैदी चाहिए जिन पर हम केस ठोक सके। तब वह कहता है, इन निचली जाति वाले कैदियों पर वापस केस कर दो। एक एक बकरे पर दो दो केस लगाओ। वैसे भी ये निचली जाति के हैं, उन्हें कोई नहीं पूछेगा और उनसे रिश्वत भी लेता है। फिर वो पुलिस वाले उन छूटे हुए कैदियों को मारते हुए फिर से गाड़ी में लेके जाते हैं। वही खड़ा एक बूढ़ा आदमी अपने जेल से छूटे हुए बेटे को लेने आया है, पर अपने बेटे को वापस जेल जाते देख रोने लगता है। अब अगले सीन में कुछ नीची जाति वाले लोग खेतों में से चूहे पकड़ रहे हैं। उनमें एक फैमिली है, राजकन्ना और सिंघनी, और उनकी एक बेटी है। ये लोग जमीन खोद के पूरे चूहे पकड़ते हैं। तभी वहां उस जमीन का मालिक आता है। वो राजकन्या को कहता है, तुमने तो मेरी जमीन खोद दी है। राजकन्या कहता है, जाने से पहले सब ठीक कर देंगे। जमीन मालिक कहता है, काम ठीक से करना, तुम्हें गांव में बुला के गलती की, इज्जत से पेश आए तो सर पे चढ़ जाओगे क्या। वो लोग चूहे पकड़ के जमींदार की मदद ही कर रहे हैं, पर निचली जाति के होने के कारण वो इस तरह से बात करता है। इन लोगों का घर गांव के बाहर होता है। ये लोग मिट्टी की झोपड़ी वाले घरों में रहते हैं। अब सिंघनी और राजकन्या सोने की तैयारी करते हैं। राजकन्या सिंघनी को बड़े प्यार से पास बुलाता है, पर सिंघनी कहती है, बाहर बारिश हो रही है और तुझ में आग लगी है, पहले छत से टपकता पानी बंद कर, फिर लाल टपकना। राजकन्या कहता है, मैं मरने से पहले तुझे एक पक्के घर की मालकिन जरूर बनाऊंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अचानक तेज बारिश के कारण उनकी झोपड़ी का दरवाजा टूट जाता है और वो दोनों घबरा के उठ जाते हैं। अगले दिन गांव के सरपंच के घर सांप निकलता है। तब उसे पकड़ने के लिए राजकन्या को बुलाया जाता है। सरपंच की बीवी अलमारी से गहने पहन रही होती है। तभी वहां पे सांप निकलता है और वो ये अलमारी खुली ही छोड़ देती है। अब राजकन्या सरपंच के घर आता है और उसी अलमारी के नीचे देखता है, पर वहां सांप नहीं मिलता। वहां सरपंच की बीवी का झुमका मिलता है। राजकन्या उस झुमके को सरपंच की बीवी को देता है। फिर वो सांप अनाज की पोटरी से मिलता है। राजकन्या एकदम सावधानी से उसे पकड़ता है। सरपंच उसे मारने को कहता है, पर राजकन्या कहता है, उसे मारने से क्या होगा, ऊपर वाले ने इसके दांतों में जहर दिया है, तो इसमें इसका क्या कसूर, आप चिंता ना करें, इसे मैं जंगल में छोड़ दूंगा। सरपंच और उसकी बीवी बाहर जा रहे होते हैं। तभी उसकी गाड़ी खराब होती है, तो राजकन्या गाड़ी को धक्का मार के गाड़ी को स्टार्ट करवाता है। सरपंच उसे पैसे देता है, पर राजकन्या नहीं लेता। कहता है, मैं आपकी मदद कर रहा था, वैसे भी मालकिन मेरे ही गांव से है। पर इस पर सरपंच की बीवी राजकन्या से बहुत गुस्से से बात करती है। अगले सीन में एक टीचर है, मैत्रा, जो कि इस गरीब लोगों को रात्रि में पढ़ाती है और छोटे बच्चों को पढ़ाती है। पर वो बड़े लोग उस मैत्रा टीचर का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं, हमें पढ़ के क्या मिलेगा। पर मैत्रा कहती है, पहले पढ़ लो फिर सब कुछ मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजकन्या अपने साथियों के साथ कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने सरकारी ऑफिस आता है। ऑफिसर से कहता है, इसका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, हम नहीं चाहते हमारी तरह ये सांप पकड़े। तब वो ऑफिसर उन पे चिल्लाता है, कहता है, तेरे पास ना ही जमीन का टुकड़ा है ना ही राशन कार्ड है, तो तुम्हें कैसे सर्टिफिकेट दे दूं, जाके कलेक्टर के पास अर्जी दे दो, वो कहेंगे तो तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा। गांव में सिंघनी बच्चों को जड़ी बूटियों के बारे में बताती है, सांप से कैसे बचा जा सकता है वो बताती है। उसे इन सब के बारे में पता होता है। गांव में जिसे सांप काटता है उसे वो जड़ी बूटी से बचाती है। सिंघनी दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है। ये बात वो राजकन्या को बताती है। वह यह सुन के बहुत खुश होता है। अपनी बच्ची को गोद में उठा के बहुत नाचता है। कहानी आगे बढ़ती है और राजकन्या सांप पकड़ना छोड़ के भट्टे का काम करने दूसरी गांव में जाने वाला है। यह बात सुन के सिंघनी रोने लगती है। कहती है, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें भी साथ ले जाओ। पर राजकन्या कहता है, अब हम 3 से 4 होने वाले हैं,
चूहे और सांप पकड़ के कैसे चलेगा? और तू प्रेग्नेंट है, आने वाले बच्चे को तू तकलीफ देना चाहती है क्या? और बेटी अली की पढ़ाई भी रुक जाएगी। इससे बेहतर है तुम यहाँ संभालो और मैं वहाँ संभालता हूँ। अब राजकर नाभट्टे में काम करने सुरालूर आता है। यहाँ बहुत मेहनत करता है, यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाता है और यहाँ गांव में मैत्रा इन सफेरे जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार है कह के अपने सर से बहस करती है। इनका वोटर लिस्ट में नाम डालने को कहती है, इनके लिए कुछ कीजिए कहती है। पर वह बेटा एक लीडर कहता है वोट के लिए न जाने कितने जाति वालों के पैरों में गिरते हैं, अब हम इन निचली जाति वालों के पैरों में भी गिरेंगे क्या? इस पर मैत्रा बहुत परेशान होती है। अब सरपंच के घर में गहनों की चोरी होती है, तब पुलिस जांच करने आती है। इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति पूछता है आपके घर कोई नए लोग आए थे क्या? आपको किसी पर शक है क्या? तब सरपंच की बीवी कहती है वो सांप चूहे पकड़ने वाला आया था, उसी ने किया है। तब इंस्पेक्टर स्टेटमेंट लेता है, उसका नाम पूछता है। सरपंच बताते हैं कि उसका नाम राजकन्ना है, वो पास वाली बस्ती में रहता है। यहाँ दूसरी तरफ राजकन्ना को अपने परिवार की याद आती है। तब वह अपने मालिक से 2 दिन की छुट्टी मांगता है, पर मालिक कहता है एडवांस लिया तो तुमने बोला था कि 6 महीने काम करूंगा, पर 1 महीना नहीं हुआ कि तू छुट्टी मांग रहा है। तो छुट्टी देने से मालिक राजकन्ना को साफ साफ मना करता है। अब सरपंच ऑफिसर गुरुमूर्ति को पूछता है अब तक राजकन्ना को क्यों नहीं पकड़ा? गुरुमूर्ति कहता है जल्दी ढूंढ लूंगा, पर सरपंच उस पर रौब दिखाता है, पुलिस के साथ गुलामों जैसा बातें करता है। कहता है तुम्हारे भरोसे रहा तो मेरा जनाना निकल जाएगा। मैं अभी एसपी से मिलता हूँ, सरपंच की ताकत क्या होती है बताता हूँ। इस पर गुरुमूर्ति परेशान होता है। अब इसी गुस्से के साथ गुरुमूर्ति राजकन्ना को ढूंढने उसके गांव आता है। रात में बस्ती वाले सोए होते हैं, उन पर लाठी मार के उठाता है। राजकन्ना के घर के बारे में पूछता है और वो राजकन्ना के घर में आते हैं। वहाँ सिंघनी अपनी बच्ची के साथ सोई होती है, वो घबरा के उठ जाती है। वो गुरुमूर्ति से पूछते हैं क्या हुआ साहब? पर गुरुमूर्ति पूरी बदतमीजी से उसे राजकन्ना कहाँ है पूछता है। वो बताती है कि वो काम करने के लिए दूसरे गांव गया है। इंस्पेक्टर कहता है अब कौन सा गांव लूटने गया है? लगता है तुझे थाने में ही सवाल पूछना चाहिए। पर सिंघनी कहती है रात बहुत हुई है, मैं कल सुबह आती हूँ, तब सवाल कर लेना। इस पर गुरुमूर्ति सिंघनी को जोर का चाटा लगाता है और सिंघनी को कहता है तुम मुझे सिखाएगी क्या? अब सिंघनी पेट से है, उसे ये ख्याल नहीं करता। उसके बालों को पकड़कर बेरहमी से खींच के गाड़ी में बिठाता है। ये देखकर वही खड़ा एक हवलदार कहता है साहब वो पेट से है, ऐसे मत करो। तब गुरु कहता है पेट से है तो क्या हुआ, पेड़े बांटू क्या? तू अपना काम कर, और सिंघनी को थाने लेके जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट के बाहर कुछ वकील पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनमें एक वकील है चंद्रू, इसी ने ही ये धरना ऑर्गेनाइज किया है। एक इंस्पेक्टर ने वकील को मारा था, इसीलिए सब वकील और चंद्रू धरना कर रहे हैं। यहाँ आईजी पेरुमल स्वामी आता है। चंद्रू और आईजी के बीच बहस होती है और सब वकील वही धरना देने बैठते हैं, पर चंद्रू वहां नहीं बैठता और वो अकेला अपना केस लड़ने कोर्ट जाता है। वहाँ जज उससे पूछता है कि तुम तो मोर्चे में सबसे आगे नारे लगा रहे थे और यहाँ केस लड़ने भी आए हो। तब चंद्रू कहता है वहाँ गलत हो रहा था तो मोर्चा निकाला, अगर यहाँ नहीं आता तो इन गरीब का बेटा अगली सुनवाई तक जेल में ही रहता। चंद्रू जिनका केस लड़ रहा है उन्हें हमने पहले सीन में देखा था, वो जेल के बाहर अपने बेटे को लेने आए थे, पर पुलिस ने फिर से जेल डाला था, वो भी बिना आरोप के। कुछ दिन पहले डीजीपी ने कहा था कि जो पुलिस वाले पेंडिंग केस सॉल्व करेंगे उनका प्रमोशन होगा। ये सुनते ही बहुत सारे पुलिस वाले बेगुनाहों पर ये पेंडिंग केस लगा रहे थे। इसी तरह चंद्रू जज से अपील करता है कि बेगुनाहों पर जो केस है वो हटा दिया जाए, उन 7,000 लोगों को रिहा कर दीजिए। तब जज एक कमेटी बिठाता है और उन पेंडिंग केस के लिए पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उनके फिर से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उनके लिए एक सेपरेट कमेटी बिठाती है और साथ ही में जो 7,000 लोगों को झूठे केस में फंसाया है उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसी तरह चंद्रू ये केस जीतता है। बेसिकली चंद्रू इसी तरह कानून से लड़के गरीबों की बेगुनाहों की मदद करता है। चंद्रू लॉ को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करके इन गरीबों की मदद करता है।
और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। एक दिन चंद्रू पुलिस के खिलाफ आवाज उठाता है। तब आईजी पेरुमल स्वामी चंद्रू से पूछते हैं, तुम्हें पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों है? चंद्रू कहता है, मैं समाज के लिए काम करता हूँ। अब हम देखते हैं कि चंद्रू हर बार की तरह एक मोर्चे में नारेबाजी कर रहा है। तभी वह टीचर मैत्रा सिंघनी को लेकर आती है। मैत्रा और सिंघनी चंद्रू को दूर से देखते हैं। अब चंद्रू के घर में चंद्रू सिंघनी के साथ जो हुआ वो पूरा सच बताने को कहता है और रिकॉर्डर ऑन करता है। अब सीन पास्ट में आता है। वह गुरुमूर्ति सिंघनी को जेल ले जा रहा है। वही वो राजकन्ना के भाई के घर जाता है, उसे मारता है। जब राइस मिल का मालिक वहां आता है और पूछता है कि साहब इसे क्यों ले जा रहे हो, क्या किया इसने, तब गुरुमूर्ति कहता है इसने चोरी की है और उन सब को पुलिस स्टेशन लाता है। जब पुलिस राजकन्ना को ढूंढते हुए उसके काम के वहां आती है, पर भट्टी का मालिक बताता है कि राजकन्ना बिना बताए चला गया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरुमूर्ति पर सरपंच एसपी द्वारा राजकन्ना को जल्द से जल्द ढूंढने का प्रेशर डलवाता है। गुरुमूर्ति फिर से गुस्सा होता है और वो गर्भवती सिंघनी और उसके पूरे परिवार को बेदर्दी से मारता है, बहुत मारता है। पर उन बेकसूरों को तो पता ही नहीं कि राजकन्ना कहाँ है। पर गुरुमूर्ति ये बात नहीं सुनता और उन्हें मारने लगता है, पर वो लोग कुछ भी नहीं बता पाते। तब गुरुमूर्ति बहुत गुस्सा होता है और राजकन्ना की बहन को लाने को बुलाता है। पुलिस वाले राजकन्ना के बहन के घर आते हैं, उसे और उसके पति को मारते हुए लेके जाते हैं। थाने में लाके उन सबको फिर से बहुत मारा जाता है, पर उन्हें भी राजकन्ना के बारे में मालूम नहीं होता। अब हम देखते हैं कि राजकन्ना गांव आता है, पर उसे सरपंच के लोग देख लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब वो पूछता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और मारने लगते हैं। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो लोग मारते रहते हैं। फिर वो लोग राजकन्ना के हाथ बांध कर बिठाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। वहां इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति आता है और राजकन्ना को वही मारने लगता है। गहने कहाँ है पूछता है, पर राजकन्ना कहता है मैंने चोरी नहीं की। उसे थाने लेके जाता है। जब सिंघनी राजकन्ना को देखती है तब वो जोर से चिल्लाती है। थाने में डालकर राजकन्ना को बहुत मारती है। सिंघनी थाने के बाहर जोर जोर से रोने लगती है। एक पुलिस वाला उसे शांत करते हुए कहता है, अगर राजकन्ना बेगुनाह होगा तो उसे छोड़ देंगे, तू घर जा, कल आते हुए उसके लिए खाना ला। अब थाने के अंदर एक पुलिस वाला राजकन्ना के जीजा को लटका के मारता है, सबको मारता है। कहता है क्यों इस तरह मार खा के मरना चाहते हो, चोरी की गहने कहाँ है बता दो। पर राजकन्ना कहता है मेरे बच्चों की कसम मैंने चोरी नहीं की। तब वो पुलिस वाला साथ वाले पुलिस से कहता है इन पर हम मक्खन लगाएंगे। असल में वो मिर्ची लाता है और सबके जख्मों पर मिर्ची लगाता है। फिर भी राजकन्ना चिल्ला चिल्ला कर कहता है मैंने चोरी नहीं की। अब वो पुलिस वाले रात में दारू पीते बैठते हैं। तब मौसा कुट्टी जो कि राजकन्ना की बहन का देवर है, वो पुलिस वालों से कहता है साहब मैं मर्द हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा, पर भाभी को घर जाने दीजिए। पर एक पुलिस वाला बहुत गुस्सा होता है। वो दरवाजा खोल के जेल के कमरे में आता है। उसे कहता है बोलना कौन मर्द है। वहीं पर राजकन्ना की बहन खड़ी होती है तो वो पुलिस वाला उसके पूरे कपड़े उतारता है। कहता है अब बोल कौन मर्द है, मुझे कानून मत सिखाना, कह के मारता है। मौसा कुटी अपनी भाभी के कपड़े देने की कोशिश करता है पर वो उसे मारता है। राजकन्ना रोते हुए कहता है उसे छोड़ दीजिए, वो मेरी बहन है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। चंद्रू टेप रिकॉर्डर ऑफ करता है। वो बहुत गुस्सा होता है। सिंघनी बताती है कि राजकन्ना की बहन ने जहर खाया था और अब वो जिंदा लाश है। चंद्रू कहता है पुलिस ने बहुत जाती की है, अब मुझे सिर्फ जेल में क्या हुआ वो बताओ। और फिर से टेप रिकॉर्डर ऑन करता है। सिंघनी बताने लगती है। सीन पास्ट में जाता है। खाना लेके सिंघनी थाने आती है तो देखती है कि राजकन्ना को पीट के जानवर की तरह लटकाया है। वो बहुत रोती है। फिर पुलिस वाले राजकन्ना, इरुटप्पा और मौसाकुटी को खाना खाने के लिए छोड़ते हैं। तीनों को बहुत मारा होता है तो वो लोग ठीक से चल भी नहीं पाते। सिंघनी तीनों को खाना खिलाती है पर राजकन्ना का भाई कहता है सच बताने पर भी इतना मारा है, हमें वो जो कहते हैं वो कर लेते हैं। तब राजकन्ना कहता है
ये जख्म एक दिन मिट जाएंगे, पर चोरी का कलंक कभी नहीं मिटेगा। थोड़ा सब्र कर, सब ठीक होगा। वहाँ एक पुलिस वाला सिंघनी को बताता है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तुम एक काम करो, गांव के किसी बड़े को लेकर आओ। तब वो गांव के सरपंच के पास जाके मदद मांगती है, पर वो कहता है छोटी जात और बड़ी बात, चल दूर हो जा। अब सिंघनी हताश और परेशान होकर अपनी बेटी के साथ घर में बैठी है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उसे बताता है कि वो तीनों जेल से भाग गए हैं। अब सिंघनी टीचर मैत्रा के साथ एक समाज सेवक से बात करती है और वो तीनों मिलकर एसपी के पास जाते हैं। एसपी को वो बताते हैं कि वो तीनों भाग गए हैं, उनको ढूंढने की एफआईआर दर्ज करवाते हैं। समय बीतता है पर राजकन्या नहीं मिलता। सिंघनी बहुत कोशिश करती है और यहाँ पुलिस उन तीनों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करती है कि वो लोग सरपंच के घर से सोना चोरा के बेच के पैसे लिया है। उसके सारे आई विटनेस भी होते हैं। अब सिंघनी उन तीनों को बेगुनाह करना चाहती है, तो वो और मैत्रा वकीलों के पास जाते हैं, ये केस लेने को कहते हैं, पर कोई नहीं लेता। अब समाज सेवक के साथ एक बूढ़ा आदमी होता है, वो सिंघनी को वकील चंद्रू के बारे में बताता है। ये वही बूढ़ा होता है जिनका केस चंद्रू लड़ा था, और इस तरह सिंघनी और मैत्रा चंद्रू के पास पहुंच जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है। चंद्रू ने ये सारा रिकॉर्ड किया है, अब इस केस की स्टडी करता है और उस पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है कि राजकन्या, इरुटप्पा और मोसाकुट्टी को पूछताछ के लिए लाया गया था 4 जून 1995 रात 10:55 पे थाने से भाग गए हैं। जब पुलिस को पता चला तो वो उन्हें तलाश करने लगी। पता चला कि वो तीनों पहले एक डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाया, फिर मेडिकल स्टोर जाकर कुछ दवाई ली। उसके बाद वो तीनों चाय पीने एक जगह रुके। वहां से वो चुराया हुआ सोना लेके ज्वेलर के पास गए, उस सेठ को सोना बेचा, पैसे लिए और भाग गए। और पुलिस के पास सारे आई विटनेस भी होते हैं। दूसरे दिन सिंघनी को बताता है कि हम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे, हेबस कॉर्पस, कोर्ट में पेश होने की अर्जी। जो इस देश में पैदा होता है उसे आज़ादी से जीने का हक है। गैर कानूनी ढंग से किसी को बंदी नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस हेबस कॉर्पस से हम उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को मजबूर कर सकते हैं। और इसमें लिखा होता है तुम्हारा पति पुलिस कस्टडी से लापता हो गया है, तुमने मुझे अपना लॉयर चुना है, तो इस पर दस्तखत करो। सिंघनी कहती है मुझे लिखना नहीं आता। तब वो उसका अंगूठा लेके सिहाई से साइन करवाता है और कोर्ट जाने लगता है। तभी वह देखता है सिंघनी की बेटी कुछ लिख रही है। वो देख बहुत खुश होता है। अब चंद्रू हाई कोर्ट जाकर इसकी पिटीशन दाखिल करता है, पर वहाँ का गवर्नमेंट वकील इस पर कहता है वो लोग भागे हुए चोर हैं, इस केस से कोर्ट का वक्त ज़ाया होगा, बेहतर यही है कि केस पहले ही डिसमिस कर दिया जाए। पर चंद्रू सिंघनी को जज के सामने सच्चाई बताने को कहता है। सिंघनी सब सच बताती है और जज केस को आगे बढ़ाता है, अगली सुनवाई दे देता है। कोर्ट खत्म होने पर गवर्नमेंट वकील चंद्रू से कहता है मिस्टर चंद्रू, ट्राइब और ह्यूमन राइट्स के सहानुभूति से तुम ये केस जीतने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा किस्मत साथ नहीं देगी। तब चंद्रू कहता है मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता, सच्चाई पर करता हूँ। कुछ दिन बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। तब गवर्नमेंट वकील पीपी एसपी की रिपोर्ट दिखाता है, पर चंद्रू पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठाता है और आई विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करवाने को बोलता है। पर गवर्नमेंट वकील कहता है कि हाइबस कोर्ट में हम क्राइम एग्जाम नहीं कर सकते। तब चंद्रू जज को एक केरला केस के बारे में बताता है, वहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। तब वहाँ यह अप्रूवल दिया गया था। तब जज मान जाते हैं और अगली सुनवाई दे देते हैं और चंद्रू अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और वो सिंघनी के साथ उसके गांव आता है। सारे गांव वालों से पूछताछ करता है। वहीं पर उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति से होती है। गुरुमूर्ति कहता है केस पर सुनवाई बिठाई है, पुलिस कुछ उखाड़ नहीं पाई, अब आप ही कुछ चमत्कार कर दो। अब चंद्रू कहता है मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और असली अपराधियों को भी, और वहां से चला जाता है। अब फिर से कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और चंद्रू गवाहों से पूछताछ करता है। सारे जैसा रिपोर्ट में है वही बताते हैं, जैसा कि वो तीनों जेल से रात में भागे, एक डॉक्टर के पास गए, वहां से मेडिकल पर दवाई ली, वहां से चाय पीकर ज्वेलर के पास सोना बेच के भाग गए।
अब चंद्रू बहुत सोचता है और फिर वो इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर बशीम को बुलाता है। इस ऑफिसर ने बनाई ही नहीं थी। अब चंद्रू उस ऑफिसर से सच्चाई उगलवाता है। वो उनसे कुछ सवाल करता है, वो सब बता नहीं पाता, सिर्फ जो लिखा था वही बताता है, जैसे कि दुकान का नाम वगैरह। पर चंद्रू थाने और मेडिकल की डिस्टेंस पूछता है, क्लिनिक पुलिस स्टेशन की दूरी पूछता है, क्लिनिक कौन सी तरफ है ये पूछता है, पर वो ये सब नहीं बता पाता। इस पर चंद्रू कहता है, आप ये सब नहीं बता पा रहे हो क्योंकि आपने ये रिपोर्ट नहीं बनवाई। चंद्रू बताता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने उस जगह गया था। वो हॉस्पिटल थाने से पूरब में 2 किलोमीटर पड़ता है और वो मेडिकल थाने के पश्चिम में 1 किलोमीटर है। मतलब अगर किसी को हॉस्पिटल से मेडिकल जाना है तो उसे पुलिस थाने से गुजरना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि वो जख्मी लोग हॉस्पिटल जाकर वापस उसी रास्ते से 3 किलोमीटर मेडिकल क्यों जाएंगे। इससे साबित होता है कि इंस्पेक्टर बाशिम की रिपोर्ट गलत है। अब वो ऑफिसर सच बताता है, सारे गवाह भी सच बोलते हैं। कोर्ट उन सब को सजा सुनाती है। अब गुरुमूर्ति और सारे लोग केस हार जाते हैं और सिंघनी जीत जाती है। गुरुमूर्ति और बाकी पुलिस वालों पर कोर्ट इंक्वायरी बिठाती है। अब गुरुमूर्ति ये केस लेकर एक बड़े वकील के पास जाता है, राम मोहन। वो कहता है, एक आदिवासी लड़की कोर्ट तक पहुंच गई और तुमने ये वर्दी मक्खी पकड़ने के लिए पहनी है क्या। और केस को वो लीड करता है क्योंकि उनको बदनामी नहीं चाहता। अब सिंघनी अपने पति को बहुत याद करती है और समय बीत जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंघनी चंद्रू को कॉल करती है, पर चंद्रू बिजी होने के कारण कॉल नहीं रिसीव करता। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है। उसे थाने में गुरुमूर्ति ने बुलाया है कहता है, पर सिंघनी मना करती है। तब वो वापस जाते वक्त उसकी बेटी को उठा के लेके जाता है। सिंघनी वही सड़क पर रोते बैठती है। थोड़ी देर बाद वह थाने आती है। वहाँ वो पुलिस वाले को सिंघनी को केस वापस लेने को कहते हैं, पर सिंघनी मना करती है। कहती है, जो कहना था वो तुम्हें वकील को कहना चाहिए। तब गुरुमूर्ति गुस्सा होता है और सिंघनी को जोर का चाटा लगाता है। कहता है, खत्म कर दूंगा तुझको। तभी उसे डीजीपी का कॉल आता है और वो सिंघनी को छोड़ने को बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि चंद्रू ने वापस कॉल किया था, तब सिंघनी ने उसे ये सब बताया था और वो जज के पास जाके कंप्लेन करता है और जज डीजीपी को कॉल करके सिंघनी को छोड़ने को बोलता है। इसीलिए डीजीपी के कहने पर गुरुमूर्ति ने सिंघनी को छोड़ता है। डीजीपी ने गुरुमूर्ति को बोला होता है कि सिंघनी को तुम खुद गाड़ी में बिठा के उसके घर छोड़ाओ। तब सिंघनी मना करती है और अपनी बच्ची के साथ अपने घर आती है। पुलिस वाले गाड़ी लेके उसके पीछे आते हैं, पर फिर भी वो नहीं बैठती। यहाँ एक और बार पुलिस सिंघनी के आगे झुक जाती है, उसकी खुददारी देख। अब अगली सुनवाई आती है। कोर्ट में राम मोहन एक विटनेस लाता है। वो एक राइस मिल का मालिक है, वरदराजुलू। वो अपनी गवाही देता है कि जब वो उस रात एक कॉल आता है, उस पर राजकन्ना का भाई इरुटप्पन होता है। इरुटप्पन कहता है, हम तीनों जेल से भाग गए हैं, मामला ठंडा होते ही बाहर आएंगे। हम ठीक है, ये बात हमारे घर वालों को बताओ। तब राम मोहन पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो आवाज इरुटप्पन की ही है। तब वो बताता है कि इरुटप्पन मेरे मिल में 10 सालों से काम कर रहा है, मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अब चंद्रू उनसे पूछता है कि ये बात आपने उनके परिवार को क्यों नहीं बताई। तब वो कहता है, मैंने पुलिस और उनके परिवार को भी ये बात बताई है, चाहे तो आप सिंघनी से पूछ लीजिए। इस बात का फायदा उठाते हुए राम मोहन चंद्रू पर आरोप लगाता है कि उस गरीब आदिवासी का केस बढ़ा के सरकार के पैसे अपनी जेब में भर सके। इस पर चंद्रू को शर्मिंदा होना पड़ता है और चंद्रू वो सिंघनी पर गुस्सा होता है और जज से कुछ समय मांगता है। चंद्रू घर आता है, सिंघनी पर बहुत गुस्सा होता है। कहता है, मुझसे तुमने झूठ बोला है, मैंने कहा था बिना छिपाए सब सच बताना, फिर भी तुमने झूठ बोला। मैं ये केस नहीं लूंगा, तुम कोई और वकील ढूंढ लो। मैत्रा कहती है, सच बताने से मैंने इसे मना किया था क्योंकि इरुटप्पा कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो अनपढ़ है, उन्हें मैं पढ़ाती थी। अब आप ही बताइए वो कैसे नंबर डायल कर सकता है। तब चंद्रू समझ जाता है कि कुछ तो बात में सच्चाई है। तब चंद्रू उस रात राइस मिल के मालिक को जितने कॉल आए थे उनकी लिस्ट निकलवाता है और सबको कॉल करता है, कंफर्म करता है एसडीडी का कोई कॉल आया है क्या।
तब आखिरकार उसे पता चलता है कि एक कॉल आया है जो कि केरला के पब्लिक बूथ से था। वो मैत्रा को पूछता है सच्चाई का पता लगाने के लिए इतनी दूर सिंघनी आ पाएगी क्या, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तभी सिंघनी कहती है उनके लिए मैं ऐसी हालत में कहीं पर भी जा सकती हूँ। फिर वो सब केरला आते हैं और जहाँ से कॉल आया था वहाँ के एक चाय वाले से राजकन्ना, इरुटप्पा और मोसाकुट्टी के बारे में पूछते हैं। पर वो कहता है ये एसटीडी बूथ है, रोज बहुत लोग आते हैं, नहीं बता पाऊंगा कि ये तीनों यहाँ आए थे या नहीं। अब रात में सिंघनी चंद्रू से कहती है साहब आप हम पर बहुत मेहरबानी कर रहे हैं, पर आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है सिवाय इस मंगलसूत्र के। ये राजकन्या की आखिरी निशानी है, उसने बहुत मेहनत से ये बनाया था। तब चंद्रू कहता है कि अगर किसी को सांप डसे और तुम्हारे पास वो आए तो क्या तुम उसे बिना इलाज के जाने दोगे क्या? तब सिंघनी कहती है छी छी, जान के आगे पैसे क्या चीज है, मुझे सताए हुए वो पुलिस वाले भी मेरे पास आते तो मैं उनका भी इलाज करती। तब चंद्रू कहता है हुनर की इज्जत तब होती है जब वो किसी के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब तुम्हारे समाज के लोगों को इंसाफ मिलेगा तब मैं चैन से सोऊंगा, वही होगी मेरी फीस। दूसरे दिन भी वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें वो लोग नहीं मिल पाते और उन लोगों को खाली वापस आना पड़ता है। हम देखते हैं कि चंद्रू कोर्ट के बाहर बैठा है, तभी वहां पर वो केरला का एसटीडी बूथ वाला दिखता है। असल में चंद्रू केरला से खाली हाथ नहीं आया बल्कि उसे विटनेस बनाकर लेकर आया था। अब वो एसटीडी बूथ वाला कोर्ट को बताता है कि उस दिन उसी एसटीडी बूथ से कॉल आया था। उस दिन उस एसटीडी बूथ में इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति और उसके दो साथी थे। तब चंद्रू गुरुमूर्ति से सवाल पूछता है कि उस दिन तुम उस फोन बूथ में थे। तब वो बताता है कि उस दिन हमने ही इरुटप्पन बन के कॉल किया था क्योंकि सरपंच और एसपी हम पे दबाव डाल रहे थे कि उन्हें जल्दी ढूंढ लो, पर हमें वो नहीं मिले थे, इसीलिए ये किया। अब चंद्रू कोर्ट को इसकी जांच करने के लिए सीबीआई की मांग करता है और उसके लिए आईजी पेरुमल स्वामी का नाम देता है। कोर्ट उसे मंजूरी देती है और 30 दिनों में रिपोर्ट देने को कहती है। अब चंद्रू फाइल लेकर उसी आईजी पेरुमल स्वामी के पास जाता है। चंद्रू उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपको किसी से मिलवाना है। चंद्रू आईजी को एक जगह लेके जाता है जहां बहुत सारे लोग हैं। वो लोग पुलिस से पीड़ित है। वो लोग आईजी को बताते हैं कि पुलिस किस तरह उन्हें परेशान करती है, मारती है, पीटती है, बेवजह जेल में डालती है, औरतों की इज्जत भी लूट लेते हैं। ये सुन के आईजी पेरुमल स्वामी बहुत दुखी होता है। तब उसे समझ आती है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी उतनी ही गलती है। अब आईजी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो सिंघनी के गांव आता है, सबसे पूछताछ करता है, सरपंच के घर जाता है, वहाँ चोरी हुई थी वहाँ भी चेक करता है, पुलिस थाने के सारे ऑफिसर से पूछताछ करता है। तब वहाँ का एक पुलिस वाला उन्हें बताता है कि कैसे करोला नाम के एक ऑफिसर ने राजकन्या की बहन के कपड़े उतार कर पिटाई की थी। इस पर आईजी गुरुमूर्ति और उनके साथीदारों पर गुस्सा होता है। एक दिन आईजी का असिस्टेंट नटराज चंद्रू को कुछ एविडेंस देने आता है। तब चंद्रू पूछता है कि नटराज आपको केस के बारे में क्या लगता है? नटराज कहता है पुलिस चौकी छोटी थी, रात के अंधेरे में भाग गए होंगे क्योंकि उस रात कुछ पुलिस वाले सो भी गए थे और इनकी जातियों के लोग चोरी और लूटमार के केस में अक्सर पकड़े जाते हैं। तब चंद्रू कहता है कौन सी जाति में चोर नहीं होते, मेरी जाति तुम्हारी जाति में बड़े बड़े चोर हैं, पहले लोगों को जाति में बांटना बंद कर दो। फिर चंद्रू आईजी से मिलता है, कहता है मुझे नहीं लगता कि वो दिनों बाहर घूम रहे होंगे, क्या पता उन्हें पुलिस वालों ने ही किसी झूठे केस में जेल में डाल दिया है। तब आईजी सारे पुलिस थाने को चेक करवाता है। एक थाने में किसी मर्डर के केस की फाइल में चंद्रू को एक बॉडी फिगर मिलता है। तब एविडेंस में उस मरी हुई लाश के कुछ फोटोज होते हैं। वहां मैत्रा और चंद्रू उस फोटो को देख रहे होते। तभी ढूंढते ढूंढते आखिरकार मैत्रा को राजकन्या की फोटो मिल जाती है। तस्वीर को देखकर मैत्रा रोने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंघनी को ये बात पता चलता है कि राजकन्या इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो बहुत रोती है। अब गुरुमूर्ति केस हारने से परेशान होता है और राम मोहन को केस लड़ने को कहता है, पर वो मना करता है। वो उनसे पूछ लेता है कि अगर तुम मुझे सच बताओगे
तो मैं ये केस जरूर लूंगा और उन लोगों को सच बताने को कहता है। अब गुरुमूर्ति सारी सच्चाई बताता है कि उस रात राजकन्या को मारते वक्त राजकन्या की मौत हो गई। इसीलिए छुपाने के लिए गुरुमूर्ति और उन पुलिस वालों ने मिलकर प्लान किया था। राजकन्या की लाश वैन में डाल के उसी बॉर्डर में डालते हैं जहां उसकी बॉडी मिली थी और ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि जैसा एक्सीडेंट हुआ है। सारे विटनेस को भी खरीद लेते हैं, जैसे कि वो क्लिनिक वाला, मेडिकल वाला और चाय वाला। राजकन्या के भाई को और मौसा कुट्टी को थाने से भगा देते हैं और ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि पुलिस वाले के सोने का फायदा उठा के वो लोग भाग गए हैं। अब राम मोहन समझ जाता है कि पूरी सच्चाई क्या है और वो ये केस ले लेता है, क्योंकि राम मोहन का इसमें फायदा है, क्योंकि उसे मंत्री की सीट मिलने वाली है। अब फिर से कोर्ट में राम मोहन केस को डिसमिस करने की मांग करता है। कहता है वो तीनों चोरी करके भाग गए हैं और पुलिस वाले बेगुनाह है। चंद्रू उसी पुलिस कांस्टेबल को कटघरे में बुलाता है और उससे कुछ सवाल करता है, पर वो कांस्टेबल सच्चाई नहीं बता पाता और उसका झूठ पकड़ा जाता है। तब चंद्रू कहता है राजकन्या तो नहीं रहा, उसके आई विटनेस इरुटप्पा और मौसा कुट्टी पता नहीं कहाँ है। यहाँ उनकी किसी को परवाह नहीं है। कानून तो अंधा है पर आज गूंगा भी होगा तो मुश्किल होगी और कोर्ट से कुछ और वक्त मांगता है और कोर्ट उसे 10 दिनों की मोहलत दे देती है। अब चंद्रू राजकन्या को इंसाफ मिलने का मोर्चा निकलवाता है। मैत्रा समाज सेवक के साथ मिलकर इंसाफ की मांग को जनता में फैलाती है, पर इस मोर्चे में सिंघनी नहीं होती, वो परेशान होती है। तब चंद्रू उसके आके पैम्पलेट देता है, कहता है राजकन्या के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसे रोक नहीं पाए, पर किसी और के साथ ऐसा ना हो इसीलिए तुम्हें लड़ना होगा। और वो सब मिलकर सारी जगह इंसाफ के पैम्पलेट बांटते हैं। डीजीपी ये देख आईजी पेरुमल स्वामी से कहता है इस केस की वजह से पुलिस की बदनामी हो रही है, कुछ पैसे देकर उस औरत को केस वापस लेने को कह दो। आईजी कहता है मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेचूंगा। तब डीजीपी कहता है मैं खुद मुझसे बात करूंगा। जब डीजीपी सिंघनी से मिलता है और उसे कहता है तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलवा दूंगा पर तुम ये केस वापस ले लो। तब सिंघनी कहती है मेरे पेट में से आने वाला बच्चा अपने बाप को नहीं देख पाएगा, पर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मैं इन्हें खुशियां दूंगी। जब वो मुझे पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया तो मैं क्या कहूँगी कि ये पैसा तेरे बाप के हत्यारों से आया है। हमें मार भी देंगे तो हमें पूछने वाला कौन है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी स्वाभिमान को बेच दे। भले ही मैं ये केस हार जाऊं, बच्चे से कह दूंगी कि हार गई, सके तो उन खूनियों को सजा दिलवाइए। यह आईजी उस सोनार वाले से भी पूछताछ करता है। वो बताता है कि वो मेरे ही इलाके के लोग थे। दूसरी तरफ चंद्रू डॉक्टर से पूछता है कि राजकन्या की मौत का टाइम बता सकते हैं क्या, उसकी मौत पुलिस के मरने से भी हो सकती है ना। डॉक्टर कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। तब चंद्रू कहता है राजकन्या लॉकअप में मरा है, यह साबित करने के लिए मुझे सिर्फ एक सबूत चाहिए। अब चंद्रू केस की सारी डिटेल्स फिर से चेक करता है, हर कड़ी को कड़ी से जुड़ाता है। तब उसे सब समझ आता है कि गुरुमूर्ति ने ही ये सब किया होगा। इरुटप्पन और मौसाकुट्टी को किसी जेल में रखा होगा। गुरुमूर्ति जहां पहले ड्यूटी पे था वो जगह केरला के फोन बूथ से 18 किलोमीटर दूर होती है। शायद उन लोगों को यहीं पर रखा होगा। ये बात आईजी पेरुमल स्वामी सुनता है और उस जगह सर्च करवाने को कहता है। आखिरकार ये सारी बातें सच होती है और वो दोनों उसी जेल से मिलते हैं जहां गुरुमूर्ति ड्यूटी किया करता था। मैत्रा से उन दोनों की पहचान करवाई जाती है। अब यह डॉक्टर चंद्रू को बताता है कि राजकन्या की मौत नेचुरल नहीं बल्कि ये एक मर्डर है। अब कोर्ट की आखिरी सुनवाई आती है। आखिरी आई विटनेस मुसाकुट्टी और इरुटप्पन को कोर्ट लाया जाता है। चंद्रू मुसाकुट्टी को सच बताने को कहता है। वो बताने लगता है कि पुलिस वालों ने हम सबको बहुत मारा, राजकन्या को भी मारते रहे ताकि वह गुनाह कबूल कर ले। राजकन्या को पैरों की जूते से छाती पर बहुत मारा और वो बेहोश हो गया। इरुटप्पा भी बेहोश हो गया था। तब राम मोहन पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि राजकन्या मरा। तब वो कहता है जब मैत्रा टीचर उन्हें लेने आई तब पता चला। राजमोहन कहता है इससे राजकन्या आंखों से मरते नहीं देखा
बेहोशी का नाटक किया, पुलिस वालों का सोने का मौका देख भाग गया और उसका एक्सीडेंट होके उसकी मौत हो गई। तो हम इसे कैसे माने कि राजकन्या की मौत लॉकअप में हुई? चंद्रू कहता है इसका बयान अभी पूरा नहीं हुआ। मूसाकुटी आगे बताने लगता है कि राजकन्या और इरुट्टप्पन को बहुत देर से होश नहीं आया। वो उसे हवलदार को बुलाता है। हवलदार दोनों पे पानी डालता है पर वो जागते नहीं। तब वो मिर्च पाउडर लाता है और दोनों के आंखों में डालता है और इरुट्टप्पन जाग जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। तो उन दोनों को एक कमरे में बंद किया जाता है और इन्हें लगता है कि राजकन्या बेहोश हुई है। जब डॉक्टर कोर्ट को बताता है कि राजकन्या के बॉडी चेकअप करते वक्त उसके हाथ, पैर और बालों पे एक पाउडर मिला, उसे चेक करने पर पता चला कि वो मिर्च पाउडर है। आंखों में मिर्च पाउडर लगा के कोई इतनी देर बोगस नहीं होता। अगर वो जिंदा होता तो वो मिर्च की वजह से उनकी बॉडी रिएक्ट करती। अब चंद्रू आखिरी सबूत पेश करता है और वो आईजी पेरुमल स्वामी को बुलाता है। आईजी बताता है कि सरपंच के घर जांच करने पर पता चला कि वहां 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले, एक सफेरे राजकन्या के और दूसरा असली चोर रवि के। गुरुमूर्ति को पहले ही सोना चोरी करने वाला रवि मिला था। तब उसने वो सोना एक सोनार को बेचा और उसे पैसे लिए और राजकन्या के बॉडी के पास वैन और 2 लोगों के जूते के निशान मिले। ये वही वैन थी जिसमें राजकन्या को ले गया था और जूते के निशान गुरु और कांस्टेबल कृपा के हैं। इससे साबित होता है कि ये सारा खेल गुरुमूर्ति और उसके साथियों का था। अब चंद्रू कहता है दिन रात मेहनत करने वाली सिंघनी को लाखों रुपए देकर उसे इस केस को दबाने को कहा। उसने कहा उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे अदालत से उम्मीद है और इस अदालत का फर्ज है कि सिंघनी को जो कानून पर भरोसा है उसे टूटने ना दे। गुनहगार को सजा दी जाए और सिंघनी को शहर में एक घर दिया जाए। ये किसी लॉकअप में हुई मर्डर का केस नहीं है। ये एक ऐसी आदिवासी औरत के हक की लड़ाई है जिसकी कोई मदद नहीं करना चाहता और जिसके ऊपर रोज नए जुल्म किए जा रहे हैं। यही हेबस कॉर्पस पिटीशन है और कोर्ट का फैसला उसे इंसाफ भी देगा और उम्मीद भी। और फिर कोर्ट सारे गुनहगारों को सजा सुनाती है, सिंघनी को उसका हक देती है, कुछ पैसे और जमीन भी देती है और आईजी की ईमानदारी को इन्वेस्टिगेशन करने पर तारीफ करती है और एडवोकेट चंद्रू को मेहनत की सराहना करती है। आखिरकार सिंघनी को इंसाफ मिल जाता है। आखिरी सीन में वो उसकी बच्ची बारिश के पानी में भीगते हुए अपने सारे इल्ज़ामों को अपनी जिद और स्वाभिमान से धुला देती है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इस मूवी से हम सबको बहुत सीखने को मिला है कि हम सब इंसान हैं, जानवर नहीं। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राजकन्या सिंघनी जैसे लोग हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है। सबको समानता का दर्जा मिलना चाहिए। आई होप मैं, आप और हम सब ने इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख ली होगी। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।